रिवाइज किया है? नहीं किया? मेरी क्लास में बच्चे 5-10 मिनट लेट आते हैं, लेकिन मैं भी बीच में पूछूंगा आज, ठीक है? आने तो सबको। चलिए, तुम ठीक हो? कल कब खत्म, कहाँ पे पहुंचे थे हम? कहाँ तक पढ़ा था? नंबर ऑफ बायर्स। थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा डिमांड, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई में आ जाओ जल्दी। चलो बेटा इधर चलो, आप भी चलो, आप चारों इधर चलो, आप शाबाश। तो कल हम डिमांड एंड सप्लाई पढ़ रहे थे। मैंने कल कहा डिमांड क्या होती है? व्हेन अ पर्सन इज विलिंग एंड एबल टू परचेज। उसके बाद मैंने कहा डिमांड के बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स है और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? प्राइस। फिर मैंने कहा आपको प्राइस और डिमांड की जो रिलेशनशिप है इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। और ये रिलेशनशिप कैसी है? इनवर्स रिलेशनशिप है। उसके बाद मैंने आपको कहा लॉ ऑफ डिमांड से हमें क्या मिलता है? डिमांड कर्व। डिमांड कर्व विच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। इट इज एन नेगेटिव स्लोप। फिर मैंने कहा ये आपका डिमांड कर्व है, ये कभी शिफ्ट भी होता है। अगर राइट वर्ड शिफ्ट हुआ तो क्या उसको बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। अगर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा तो डिक्रीज इन डिमांड। फिर मैंने कहा ये शिफ्ट किससे होता है? सबसे पहले हमने पढ़ा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, उसके बाद इनकम, उसके बाद रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स, और उसके बाद नंबर ऑफ बायर्स। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस। सब हेडिंग एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। देखिए, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड कहता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, as prices of a commodity increase, the demand for that commodity falls. ये आपका नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड है। तो इस लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन कैसी होगी? एक्सेप्शन ऐसा होगा कि प्राइस जितना ज़्यादा है डिमांड उतनी ज़्यादा होगी। ये है इसकी एक्सेप्शन। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर ज़्यादा प्राइस पर आप ज़्यादा डिमांड करते हैं? हमारे पास 3 ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पर हम ज़्यादा, जब प्राइस होगा तब हम ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है? जितना महंगा होगा उतना ज़्यादा खरीदेंगे। तो इसमें हम तीनों सिचुएशंस पढ़ते हैं। तीसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले द गिफन इफेक्ट। द गिफन इफेक्ट, ये ऐसी सिचुएशन है जहां पर जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतनी ज़्यादा डिमांड होगी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द गिफन इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, the Irish potato. The Irish potato. It is an example of a giffen good. जो भी गुड गिफन इफेक्ट दिखाएगा उस गुड को हम क्या बोलते हैं? गिफन गुड। गिफन गुड। तो अगर कोई बोलेगा व्हाट इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, आपको बोलना है गिफन गुड डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड। गिफन गुड ऐसा है जब उसका प्राइस बढ़ता है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। आयरिश पोटैटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ गिफन गुड। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है? जिस पे अटेंशन, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, पर ये अभी क्लियर कर लो आप। अब देखो, आयरलैंड में ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन व्हाट वी सॉ, आयरलैंड में द पीपल, उनका जो स्टेपल फूड है वहाँ, जनरली हर एक इंसान वहाँ पर पोटैटोस लेता है, कंज्यूम करता है,
और साथ में मीट कंज्यूम करता है। ये वहाँ का उनका स्टेपल फूड है। हमारी जैसे यहाँ पे हम राइस खाते हैं, साथ में जैसे हाक खाते हैं, तो दिस इज़ अ स्टेपल फूड फॉर अस, उसके बगैर हमें चलेगा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही आयरलैंड के लिए दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, पोटैटोज एंड मीट। अब हुआ क्या, वहाँ फेमाइन हुआ आयरलैंड में, देयर वाज अ फेमाइन, जिसकी वजह से वहाँ कमाल की महंगाई हुई, इन्फ्लेशन हुई। इन्फ्लेशन हमारा बाद का टॉपिक है, फिलहाल इन्फ्लेशन आप सिर्फ इतना समझो, ये महंगाई है। अब महंगाई सिर्फ एक चीज़ में नहीं होती। जब इन्फ्लेशन हम बोलते हैं वो मतलब है महंगाई अक्रॉस द बोर्ड है, अक्रॉस मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी सारे लगभग गुड्स में महंगाई हो रही है, जैसे कि आज हो रहा है, हर एक चीज़ महंगी हो रही है, तो ये भी महंगा हो जाएगा और ये भी महंगा हो जाएगा। तो लेट्स अज्यूम कि इस इन्फ्लेशन से पहले पोटैटोज आपको 30 रुपए पर किलो में मिलते थे और मीट आपको 400 रुपए पर किलो में मिलता था। 30 रुपए पर केजी और 400 पर केजी, इट इज बिफोर इन्फ्लेशन। आफ्टर सम टाइम जब इन्फ्लेशन हुई तो हम मान लेते हैं इन्फ्लेशन 100% हो गई। 100% की इन्फ्लेशन में 30 का 60 हो जाएगा और 400 का 800 हो जाएगा, तो यहां पर हो गया 60 रुपए पर किलो और यहां पर 800 रुपए पर किलो। अब देखो, आपको जिंदा तो रहना है, खाना तो खाना है। अब खाना खाने के लिए जब इतनी महंगाई है कि 800 रुपए पर केजी आपका मीट मिलेगा आपको, अब क्या करेंगे, आप मीट का कंजम्पशन कम करेंगे और पोटैटोज का कंजम्पशन बढ़ेंगे, बिकॉज पेट तो भरना है, कैलोरीज तो लेनी है। तो यही हुआ कि वहां पर मीट का कंजम्पशन कम हुआ और पोटैटोज का कंजम्पशन बढ़ने लगा। अब देखो क्या हो रहा है, पोटैटोज का प्राइस बढ़ा, क्या उनकी डिमांड बढ़ी? बिल्कुल बढ़ी। दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ऐसी सिचुएशंस कभी कभी अराइज हो जाती है इकोनॉमी में कि जब किसी एसेंशियल कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, आप ज़्यादा उसको कंज्यूम करते हो। वाई? बिकॉज उसके साथ जो आप लेते थे उसको कंज्यूम करना आपने छोड़ दिया, बिकॉज वो और भी ज़्यादा महंगा है। तो आपने मीट का कंजम्पशन कम किया बिकॉज वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, इट्स बियॉन्ड योर रीच नाउ, इसीलिए आपने पोटैटोज का कंजम्पशन बढ़ा लिया। सो आयरिश पोटैटो बिकम्स एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। इसको हम गिफन इफेक्ट कहते हैं। ऐसी एक एग्जाम्पल, कोई नहीं लिखेगा कुछ, मैं टाइम दूंगा। ऐसी एक एग्जाम्पल है द इंग्लैंड्स ब्रेड। इंग्लैंड्स ब्रेड, ये भी एक गिफन गुड है, यहां पर भी गिफन इफेक्ट होता है। वहां पर भी इंग्लैंड के अंदर बिल्कुल ऐसे ही, इंग्लैंड के अंदर वहां भी स्टेपल फूड है, आमतौर पर वहां लोग ब्रेड लेते हैं और लेट्स अज्यूम चिकन लेते हैं, ब्रेड एंड चिकन। तो वहाँ पर ब्रेड आपको मिलता है 10 रुपये पर केजी, चिकन मिलता था 200 रुपये पर केजी। वहाँ पर भी इन्फ्लेशन हुई, ब्रेड हो गया 20 रुपये पर केजी, चिकन हो गया 400 रुपये पर केजी। लोगों ने चिकन का कंजम्पशन कम किया और ब्रेड का कंजम्पशन बढ़ाया, बिकॉज उनको जिंदा रहना था, तो दे हैव टू मेंटेन देयर कैलोरी इनटेक। तो आप क्या देख रहे हैं, 10 से 20 हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन डिमांड इसकी बढ़ रही है। ऐसे यहाँ पर भी 30 से 60 हो गया, प्राइस बढ़ गया और साथ में डिमांड भी बढ़ गई। दिस इज योर गिफन इफेक्ट। समझा? लिखेंगे। A good for which demand increases as the price increases. A good for which demand increases as the price increases is called a giffen good. Is called a giffen good. It was given by Sir Robert Giffen. It was given by Sir Robert Giffen. Sir Robert Giffen. For example, Irish potato and England's bread. बिल्कुल ये जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिखो। अगर किसी को बनाना है वो बना सकता है। आयरिश पोटैटो एंड इंग्लैंड्स ब्रेड।
हो गया? और अब करो। नेक्स्ट एक्सेप्शन। अच्छा एक सेकेंड, मुझे बताओ अब ये गिफन गुड का डिमांड कर्व बनाएंगे हम। गिफन गुड का, बाकी का डिमांड कर्व क्या कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। गिफन गुड का मतलब है प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड बढ़ रही है। ये आपका हो गया अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ये अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व किसका होता है? गिफन गुड्स का। यानी यहां पर प्राइस इतना है और डिमांड इतनी है, यहां पर प्राइस बढ़ गया, डिमांड बढ़ गई। समझ गए? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इतने 100 रुपए पे आप 2 खरीदते थे, 200 रुपए पे अब 4 खरीद रहे हो, प्राइस बढ़ा, डिमांड बढ़ी। दिस इज योर अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। तो अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है किनका? गिफन गुड्स का। फिर ये समझाना है, इजी है ना? ओके। दूसरी एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, उसका भी अपवर्ड स्लोपिंग ही होता है, दैट इज द वेबलिन इफेक्ट। द वेबलिन इफेक्ट। और जो गुड्स वेबलिन इफेक्ट दिखाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वेबलिन गुड्स। इट इज गिवन बाय थॉर्स्टीन वेबलिन। थॉर्स्टीन वेबलिन। थॉर्स्टीन वेबलिन। What is the Veblen effect? Now see, फिर से वही लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगी, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो एक्सेप्शन कैसी होगी? प्राइस बढ़ने से डिमांड ज्यादा होनी चाहिए। इसकी एक ही एग्जांपल मैं आपको दूंगा, अजय देवगन। आपने वो मूवी देखी है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, है ना? इसमें वो क्या सुल्तान मिर्जा, तो जिसमें जो डॉन होता है वो, तो उसको जब हीरोइन के पास जाना होता है कुछ गिफ्ट देने, उसको गिफ्ट नहीं होता है साथ, तो वो क्या जाता है अमरूद वाले के पास। कहते हैं अमरूद कितने का? होता है भाई 10 रुपये का। होता है नहीं थोड़ा बढ़ाओ। ठीक है, होता है 40 रुपये का। नहीं और थोड़ा बढ़ाओ। 400 रुपये का। नहीं और थोड़ा बढ़ाओ। 2000 रुपये का। हाँ अब ठीक है। ठीक है, ये क्या है? ये है कि जितना ज़्यादा आप कभी स्पेंड करते हो उतना ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, यूटिलिटी मिलती है। आपको लगता है कि आज मैंने 2000 की शॉपिंग की। ऐसा होता है, आपको अगर कोई चीज़ मिलेगी ना, फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ 100 रुपये में मिल रही है, आपने 100 रुपये में ख़रीद ली। कोई शर्ट है, बिल्कुल वैसी शर्ट आपको उस मॉल में, जो सिटी सेंटर का मॉल है, वहाँ पर आपको 2000 में मिली। आपको सेम शर्ट है वो, लेकिन 2000 शर्ट जब आप लगाओगे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। वाई? बिकॉज आपने 2000 खर्च किया उस पर। दिस हैपन्स। तो ये क्या है कि कभी कभार ऐसा होता है, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं कि जो आप सस्ते में कभी नहीं खरीदोगे, जो जितना महंगा होगा तब जाके उसको आप खरीदोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई यहाँ पर आया, कहा कि ये डायमंड है 2 रुपये का, खरीदोगे? तो 2 रुपये का डायमंड कोई भी नहीं खरीदेगा। हाँ, वो 1 लाख का डायमंड है, 50,000 का डायमंड है, वो खरीदते हैं। तो डायमंड्स क्या दिखाते हैं? उनका प्रेस्टीज वैल्यू होता है, उनका स्नॉब इफेक्ट दिखता है, उनका स्नॉब वैल्यू है, वो यूनिक कमोडिटी है। लाइकवाइज मैंने घर पे कोई पेंटिंग वेंटिंग बनाई, आपको मैंने कहा कि आप खरीदो, मैं 1000 रुपये में बेचूंगा। अपने आप तुम्हारी पेंटिंग, तुम तो कुछ खास नहीं हो, तो तुम्हारी कोई यूनिक पेंटिंग नहीं है, लेकिन वही दूसरा बंदा वही वैसी पेंटिंग बनाएगा। जैसे एम.एफ. हुसैन बनाता, क्या नंगी पेंटिंग बनाता है, वो बेचता है, वो कितने में? मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बेचता है। तो पेंटिंग क्या है, जितनी ज़्यादा महंगी होगी उतना ज़्यादा उसकी डिमांड होती है। सस्ती पेंटिंग्स कोई नहीं खरीदता है। तो पेंटिंग्स हो, डायमंड्स हो, ये वेबलिन गुड्स होते हैं। इनका जितना प्राइस होगा उतनी उनकी डिमांड होती है। दिस इज़ योर वेबलिन इफेक्ट। तो ये यूनिक कमोडिटीज़ होती है जिनका प्रेस्टीज वैल्यू होता है। लिखेंगे वेबलिन इफेक्ट और वेबलिन गुड्स। गुड्स हैविंग प्रेस्टीज वैल्यू, गुड्स हैविंग प्रेस्टीज वैल्यू, comma, the greater the price of the commodity, the greater the price of the commodity,
greater its utility, greater its utility. For example, diamonds and paintings. Diamonds and paintings. अब ये थोड़े छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, जनरली इनसे कुछ बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता इकोनॉमी पे, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड जैसे हम देखते हैं इतना भी आसान नहीं है समझना कि प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम हो जाएगी, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. It does not happen like that in the economy. Economy is more complex than that. And the reason for that is the third reason. That is anticipation. Most important reason. Or expectation. Anticipation or expectation does not follow the law of demand. Now see, an economist जो मैक्रो इकोनॉमिस्ट होता है या जो RBI है, जब हम आगे जाके मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे, हम बैंकिंग पढ़ेंगे, जब मैं RBI आपको पढ़ाऊंगा वहाँ पर I'll tell you how RBI has its policy to impact the expectation of the consumers. कि आप अगर किसी तरीके से इंडियन सिटीजन्स की या इंडियन रेजिडेंट्स की एक्सपेक्टेशन में बदलाव ले पाए तो आप इकोनॉमी को एक नई राह दे सकते हो. एक्सपेक्टेशन इज़ द की इन इकोनॉमिक्स. अब देखो एक्सपेक्टेशन से क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अभी प्राइस बढ़ रहा है गोल्ड का, तो फॉर एग्जाम्पल गोल्ड 48,000 में था 10 ग्राम, उसके बाद 49,000 हो रहा है, उसके बाद 50,000 हो रहा है. प्राइस बढ़ रहा है ना, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है, प्राइस जब बढ़ रहा है तो डिमांड इसकी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. एज सिंपल एज दैट. तो हम देख रहे हैं गोल्ड कोई वेबलन गुड भी नहीं है. गोल्ड ऐसा नहीं कि अब जितना महंगा होगा उतना खरीदेंगे हम, ऐसा भी नहीं है. गोल्ड ना ही गिफन गुड है. लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ हो रही है, ये गोल्ड की बात नहीं हो रही, अब ये कंज्यूमर्स की बात हो रही है कि उनका नज़रिया कैसे है चीज़ों को देखने का. वो क्या देखते हैं, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर देख रहा है कि भाई इसका प्राइस बढ़ रहा है और इसका प्राइस दिन ब दिन ऐसे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 48 है, फिर 49 है, फिर 50 है, फिर 51 और फिर 52 and 53. Almost 2 months back, we had a plan कि we had to invest somewhere, me and my father. So हमारे पास एक सरप्लस था पैसा, तो हम we was finding some investments. तो पता चला कि जो प्रोजेक्ट था वो फ्रूटफुल नहीं है. Then we would not go ahead with that. तो जो सरप्लस पैसा था, what would we do with it? Either you pull that money in the bank. बैंक आपको क्या देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट. उसमें दो चीज़ें हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट से पहले तो आपका पैसा बचता नहीं है, सेकेंडली रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे लिए इट्स नॉट अलाउड. अब व्हाट डू वी डू विद इट? तो हमने सोचा लेट्स पुल द मनी इन गोल्ड. नाउ एट दैट टाइम द प्राइस वॉज इंक्रीजिंग लाइक दिस. यूक्रेन का इन्वेजन हुआ था तो 51, 52, 53 हुआ था. एंड हरी सिंह हाई स्ट्रीट में आई वेंट, यहाँ से निकलने के बाद आई हैड क्लास एंड वी वेंट देयर. ऑलमोस्ट इट वॉज 10 at night. तो मैंने उनको बोला कि ऐसे जा रहा है एंड वी वांट टू पुल द मनी. उसने कहा भाई प्राइस बहुत ज़्यादा है, ये 53,000 का है 10 ग्राम, डोंट गो फॉर इट. ये मुझे कौन बोल रहा है, वो मेरा दोस्त ही है, मुझे खुद गोल्डस्मिथ बोल रहा है डोंट गो फॉर इट, अभी प्राइस ज़्यादा है, ये गिर जाएगा, क्योंकि इतना प्राइस रहने वाला नहीं है गोल्ड का. ये तो अभी ये कोविड हो, ये यूक्रेन हो रहा है, उस वजह से. मैंने उसको बोला नहीं आप कर लो, आई एक्सपेक्टेड टू रीच 60,000. तो उसने कहा कि मेरी जिम्मेदारी फिर नहीं होगा. मैं कहा ठीक है तुम कर लो. एंड वी हैड द मनी एंड वी पुल्ड इट इन गोल्ड. अब देखो क्या हुआ, प्राइस बढ़ रहा था ना, डिमांड क्या होनी चाहिए थी, कम, लेकिन नहीं, हमने डिमांड बढ़ाई. वाई? बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये कहाँ पहुँचेगा, 60,000 पे. तो प्राइस तो बढ़ रहा था, मैंने फिर भी डिमांड किया हायर प्राइस पे. वाई? बिकॉज आई एक्सपेक्ट कि फ्यूचर में और भी प्राइस बढ़ेगा. एक्सपेक्टेशन इज़ द की. अगर आपकी एक्सपेक्टेशन बिगड़ गई, आपने कहा कि कल को प्राइस गिर जाएगा, आप डिमांड ही नहीं करोगे. आप कब डिमांड करोगे, जब गिरेगा तब डिमांड करोगे. फिलहाल अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्राइस बढ़ने वाला है, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग एट अ हायर प्राइस लेटर, इट इज बेटर फॉर यू टू बाय एट दिस प्राइस राइट नाउ. ठीक है ना. तो आप आज ही इसकी डिमांड बढ़ाओगे बिकॉज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कल को और ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा.
तो प्राइस जैसे ही बढ़ता है और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में और बढ़ेगा, आप इमीडिएटली उसकी डिमांड प्रेजेंट में बढ़ाते हैं. This does not follow the law of demand. Why? Because there is expectation, there is anticipation of the future prices. अब अगर एंटिसिपेशन ये है कि फॉर एग्जाम्पल प्राइस गिर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी क्या 53, फिर ये 58 तक पहुंचा भी था, लेकिन बदकिस्मती से वो वापस गिर गया 55 पे, तो लेकिन आई एक्सपेक्ट कि फिर से जाएगा ऊपर. अच्छा, अभी फॉर एग्जाम्पल 58 पे था, फिर 57 हुआ, फिर 56 हुआ, फिर 55 हुआ, फिर 54 हुआ. अब जाके पूछना किसी सोने वाले से जो इसका काम करता है, वो जैसे ही देखेगा ना कि प्राइस गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है, उस वक्त कोई गोल्ड नहीं खरीदता है. तो होना क्या चाहिए था? लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहा है? प्राइसेस जैसे गिरेंगे डिमांड बढ़नी चाहिए. लेकिन प्राइस तो गिर रहे हैं लेकिन खरीद नहीं रहा कोई. वाई? बिकॉज दे एक्सपेक्ट प्राइसेस टू फॉल फर्दर. वो एक्सपेक्ट करते हैं कि और मत गिरेगा, और मत गिरेगा, जब गिरेगा तब खरीद लेंगे. तो ये यहाँ पर प्राइस गिरने से डिमांड बढ़ नहीं रही, प्राइस गिरने से डिमांड वैसी की वैसी ही है. ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करता बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशंस. समझा? लिखेंगे. If the consumers are expecting prices, if the consumers are expecting prices to rise even further, prices to rise even further, then prices to rise even further, then they will buy more in the present, then they will buy more in the present to avoid buying at a higher price later. Buying at a higher price later, and vice versa. समझ आया? नेक्स्ट है आपका सप्लाई. जैसे हमने डिमांड पढ़ा वैसे ही सप्लाई पढ़ेंगे, फिर डिमांड और सप्लाई दोनों को मिला लेंगे. सप्लाई, व्हाट इज सप्लाई? वेरी गुड. सप्लाई इज जब एक बेचने वाला इज विलिंग एंड एबल टू सप्लाई. ऐसे एक खरीदने वाला वॉज विलिंग एंड एबल टू परचेज, वैसे ही बेचने वाला इज विलिंग एंड एबल टू सप्लाई. फॉर एग्जाम्पल मैं विलिंग हूं कि मैं क्लासेस दूं, लेकिन मेरे पास एबिलिटी नहीं है, तो मेरी वो सप्लाई नहीं होगी. अगर मैं विलिंग ही नहीं हूं लेकिन एबल हूं, तो वो भी मेरी सप्लाई नहीं है. मेरी सप्लाई तब होगी जब मैं विलिंग भी हूं कि हाँ मैं क्लास दे सकता हूं, और मैं एबल भी हूं कि हाँ मैं दे दूंगा. ठीक है ना? तो मेरा विलिंगनेस भी है, इंटेंशन भी है और एबिलिटी भी है. तो सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी is the amount that sellers are willing and able to supply. Sellers are willing and able to supply. Willing and able to supply. अब सप्लाई का भी सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट, जैसे डिमांड का था, इसका भी सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट कौन है? प्राइस. इसका भी सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट प्राइस है. और सप्लाई और प्राइस की रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सप्लाई. जैसे कि हमारे पास प्राइस और डिमांड की रिलेशनशिप थी, वैसे प्राइस और सप्लाई की रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई कहता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, as prices of a commodity rise, the supply of that commodity will also rise. कि किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पेन का सप्लायर हूँ, आई एम विलिंग एंड एबल टू सप्लाई दिस पेन. आज ये पेन 10 रुपये का है, कल को ये 15 रुपये का हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा?
अगर ये आज 10 रुपये का है, ये 15 रुपये का हो गया, इसका प्राइस बढ़ रहा है, क्या मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा? बिल्कुल। फिर ये 20 रुपये का हो गया, क्या मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो जैसे जैसे इसका प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, मैं इसको ज़्यादा सप्लाई करूँगा। वाई? बिकॉज ये प्रॉफिटेबल है। आज अगर ये पेन बनाने में मुझे 2 रुपये लगते हैं, बेचता मैं इसको 10 रुपये में हूँ, आज मेरा प्रॉफिट कितना है? 8 रुपये। कल को ये पेन 20 रुपये का हो गया, मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 18 रुपये। तो जैसे जैसे इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है मेरा, वैसे वैसे मैं चाहूँगा कि मैं इसी को ज़्यादा सप्लाई करूँ। आप देखेंगे कोई भी दुकानदार के पास जाओ आप, जो गारमेंट्स रेडीमेड गारमेंट्स बेचता है, आपको पता है कि गारमेंट इंडस्ट्री में जो बूट्स होते हैं या जो शूज़ होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल आपके शूज़ होते हैं। आपको 1200 में 1400 में आप ब्रांडेड सा शू मिलता है, उसको आप यहाँ 4000 में बेचते हो। तो ये आपके ब्रांडेड शूज़ है जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। तो हर गारमेंट वाला कुछ हो ना हो शूज़ वो एक साइड से ज़रूर रखता है, ठीक है, बिकॉज कोई प्रिसाइसली शूज़ खरीदने नहीं जाएगा, लेकिन अगर वो कोई शर्ट वर्ट देखने जा रहा है साथ में उसको शूज़ भी चिपका लेते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज़ हाउ, जो चीज़ आपको ज़्यादा प्रॉफिट देती है उसको आप ज़्यादा सप्लाई करते हो। यही है आपका लॉ ऑफ सप्लाई। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, एज प्राइसेस इंक्रीज सप्लाई विल आल्सो इंक्रीज। ये आपका लॉ ऑफ सप्लाई है, लिखेंगे। Other things being equal, when the price of a good rises, quantity supplied of the good also rises. Quantity supplied of the good also rises. Quantity supplied of the good also rises, and vice versa. तो बताइए यहां से अब हम लॉ ऑफ सप्लाई से, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी। ये चीज याद रखना, ये कल को जरूरत पड़ेगा जब एक्सटर्नल सेक्टर में एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे ना, वहां यही पढ़ना है, डिमांड एंड सप्लाई। वहां ग्राफ बनाना है, एक्सचेंज रेट कैसे निकलती है, वहां पर एक काम आएगा। देखो लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ रही है। लॉ ऑफ सप्लाई से हमें क्या मिलेगा फिर? सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व मिलेगा, जैसे डिमांड कर्व मिला था। डिमांड कर्व कैसा था? सप्लाई कर्व कैसा है? प्राइस बढ़ रहा है और सप्लाई बढ़ रही है। यहां पर प्राइस इतना था, सप्लाई इतनी है। यहां पर प्राइस बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गई। तो अब आप यहां पे लिखेंगे क्वांटिटी सप्लाइड और यहां से लिखेंगे प्राइस। क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस, and this is your supply curve. This is your supply curve. Quantity supplied and price, upward sloping supply curve. मैं तेज तो नहीं जा रहा? समझ आ रहा है सबको? ओके। क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस की रिलेशनशिप से यू विल गेट द सप्लाई कर्व विच इज अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग। फिर से बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने डिमांड में किया। अगर आपको डिमांड वाला लेक्चर याद है, इस वाले लेक्चर में बिल्कुल उसी की कॉपी करनी है। ध्यान से देखो, सबहेडिंग डालो, शिफ्ट्स इन द सप्लाई कर्व। शिफ्ट्स इन द सप्लाई कर्व। शिफ्ट्स इन द सप्लाई कर्व। Now see, this is your supply curve, for example. Supply curve. तो ये प्राइस है 100, 200, 300 and 400. Let's assume कि सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया किसी चीज से, सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द राइट। सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द राइट। इसका क्या मतलब है? 100 रुपए पे मैं इतनी सप्लाई कर रहा था, 100 रुपए पे मैं इतनी सप्लाई कर रहा था, अब इसी 100 रुपए में इतनी सप्लाई कर रहा हूँ, तो सप्लाई मेरी बढ़ गई। फिर 200 रुपए पे पहले मैं इतनी सप्लाई करता था, अब इसी 200 रुपए पे मैं और सप्लाई कर रहा हूँ। 300 रुपए पे पहले इतनी सप्लाई होती थी, अब इसी 300 रुपए पे और सप्लाई हो रही है। 400 रुपए पे इतनी सप्लाई हो रही थी, फिर 400 रुपए पे और सप्लाई हो रही है। तो हर प्राइस लेवल पे क्या हो रहा है? सप्लाई बढ़ रही है। तो जब भी राइटवर्ड शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व का, इट मींस सप्लाई हैज इंक्रीज्ड एट एवरी प्राइस लेवल। समझ गए?
कल किया ना ऐसे ही। अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो इट मीन्स सप्लाई हैज डिक्रीज्ड एट एवरी प्राइस लेवल। तो लिखेंगे क्वांटिटी शिफ्ट्स इन द सप्लाई कर्व, एनी चेंज that raises the quantity supplied, any change that raises the quantity supplied at every price level, shifts the supply curve to the right. Any change that raises the quantity supplied shifts the supply curve to the right and vice versa. Clear है? Now let's see ये shift कैसे होता है. Subheading variables that can shift the supply curve. Variables that can shift the supply curve. Variables that can shift the supply curve. ये कौन से variables होंगे जिनको आपने क्या रखा था law of supply में, constant जो रखा था वो अगर बदला तो law of supply change होगा, demand supply curve change होगा. Other things being equal वाले variables कौन कौन से? Number 1 input prices. Input prices. डिमांड का तो हमारे साथ लेना देना ही नहीं है कुछ. अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो ठीक. देखो आप क्या ये कंफ्यूजन ऑलमोस्ट सबको होता है. आप बोल रहे हैं मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो जाएगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम, यही बोल रहे हैं ना. पर हकीकत में क्या हो रहा है, ये जो प्राइस जो बढ़ रहा है ये इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज डिमांड ज़्यादा है. डिमांड इफेक्ट ऑन प्राइस. जब डिमांड बढ़ती है प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है. फिर जब प्राइस बढ़ता रहेगा और महंगी हो गई चीज़ उसके बाद डिमांड कम होगी. ठीक है, ये डिमांड इफेक्ट ऑन प्राइस है. अब प्राइस इफेक्ट ऑन डिमांड देख रहे हो. यू डोंट हैव टू सी इट लाइक दैट. आपको देखना है मार्केट में प्राइस ज़्यादा है. ज़्यादा क्यों है? बिकॉज लोग खरीदना चाह रहे हैं इसीलिए ज़्यादा है. अगर लोग खरीदना ही नहीं चाह रहे तो प्राइस थोड़ी ना बढ़ेगा. ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिमांड इफेक्ट ऑन प्राइस. डोंट गेट इनटू, यू डोंट नीड दिस. ये इकोनॉमिक्स वालों के लिए है. जितना मैं बता रहा हूँ ना, जस्ट स्पेसिफिकली लिमिट योरसेल्फ टू दैट. इनपुट प्राइसेस. अब देखो फॉर एग्जांपल मैं आइसक्रीम बना रहा हूं. आइसक्रीम मैंने बनाई, ये है मेरी आइसक्रीम. ये आइसक्रीम जो मैं बेच रहा हूं आइसक्रीम, ये मैं बेच रहा हूं 20 रुपए में पर यूनिट. लेकिन आइसक्रीम बनाने के लिए मेरा एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो क्या है? शुगर एंड मिल्क. और शुगर और मिल्क का टोटल जो मेरा कॉस्ट है आइसक्रीम का, वो मान के चलिए वो है ₹10. ₹10 इज माई कॉस्ट प्लस ₹10 वुड बी माई प्रॉफिट एंड 20 वुड बी माई सेलिंग प्राइस. ठीक है, अब हमें देखना है सप्लाई कर्व कैसे शिफ्ट हो सकता है. ये सप्लाई कर्व है. यहाँ पे प्राइस ऑफ आइसक्रीम, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ आइसक्रीम. ये है मेरा सप्लाई कर्व. अब 2 सेकेंड के लिए मान लेते हैं, क्या मैं कह सकता हूं शुगर और मिल्क आर एन इंपॉर्टेंट इनपुट्स फॉर आइसक्रीम, है ना. नाउ लेट्स अज्यूम इन अ सिचुएशन केस 1 दैट इनपुट प्राइसेस गिर गए. तो शुगर अब मुझे सिर्फ 5 रुपए में मिल रहा है. शुगर और मिल्क दोनों मुझे कितने में मिल रहे हैं? 5 रुपए में. मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 15 रुपए. क्या मेरा प्रॉफिट बढ़ा? लेकिन क्या मैंने अपना सेलिंग प्राइस बढ़ाया? नहीं, सेलिंग प्राइस वैसा ही है लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया. अब इनपुट प्राइसेस जैसे ही गिरेंगे, प्राइस तो अपना ही है, प्राइस आपको चेंज नहीं करना है बिकॉज प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड की रिलेशनशिप जैसी थी वो वैसी ही. प्रॉब्लम इसमें नहीं है, प्रॉब्लम किस में है? इनपुट प्राइसेस में, इस वाले में. तो आपका 10 से 5 पे गिर गया ये,
तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया। अब आप 20 रुपए पे जब इसको बेचोगे, ये आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ये आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो जैसे ही इनपुट प्राइसेस गिर जाते हैं, सप्लाई बढ़ जाती है। वाई? बिकॉज अब सप्लाई करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ऐसी एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल आपकी आइसक्रीम है 20 रुपए की, उसका जो भी आपका खर्चा होता है, कॉस्ट है, वो कॉस्ट आपका कम हो गया, आइसक्रीम बनाना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, आप उसको ज़्यादा बेचोगे, आप उसकी सप्लाई बढ़ाओगे, बिकॉज अब वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो जैसे ही इनपुट प्राइसेस गिरते हैं, सप्लाई बढ़ती है, और सप्लाई का विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, तो इसमें राइट वर्ड शिफ्ट आएगा। इसका अपोजिट भी ट्रू है, फिर से देखेंगे। अगर किसी को कंफ्यूजन हुआ, लेट्स टेक दी अपोजिट एग्जाम्पल। लेट्स से आइसक्रीम ₹20 में है, इसका इनपुट जो आपका है वो है अभी ₹5। ₹5 का इनपुट है आपका खर्चा, प्रॉफिट कितना है 15। तो ये है आपका ये आपका बिजनेस है। तो आपको हर आइसक्रीम के यूनिट पे 15 रुपए का प्रॉफिट होता है, 5 रुपए का खर्चा होता है। अब लेट्स अज्यूम कि शुगर माफिया ने मिलकर शुगर का प्राइस बढ़ाया और मिल्क काफी महंगा हो गया। अब आपको 15 रुपए का कॉस्ट पड़ रहा है, तो प्रॉफिट कितना है 5 रुपए का, और आपका प्राइस वहीं का वहीं है। प्राइस नहीं बदलना है ना, प्राइस बदलेंगे तो सप्लाई तो अपने आप बदलेगी। आपको प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप तो ऑलरेडी मिल चुका है। अब हम देख रहे हैं ये रिलेशनशिप चेंज कैसे हो सकती है बाकी वेरिएबल्स से। पहला वेरिएबल क्या है, इनपुट प्राइसेस। अब इनपुट प्राइस बढ़ गया आपका, 5 से 15 हो गया, तो कॉस्टली हो गया आपका आइसक्रीम। पहले आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था 15 रुपए का, अब आपको सिर्फ कम प्रॉफिट मिल रहा है 5 रुपए का। तो 2 सेकंड के लिए मान लो इसके बाद और थोड़ा कॉस्ट बढ़ गया, अब कॉस्ट ही आपका 20 रुपए का है, प्रॉफिट आपका 0 है, और सेलिंग प्राइस भी आपका 20 है। और बताइए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप आइसक्रीम बेचोगे? नहीं। तो जब इनपुट प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है, 5 से 15, 15 से 20, तो आप सप्लाई क्या करोगे, कम करोगे, आप बेचोगे नहीं। आप बोलोगे कि सुनो भलाई मैं कुछ और काम करूंगा, आइसक्रीम बेचने में कोई फायदा नहीं आ रहा। दिस इज हाउ इनपुट प्राइसेस बढ़ेंगे, सप्लाई कम होगी, इनपुट प्राइसेस गिरेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी। तो इनपुट प्राइसेस बढ़ने से सप्लाई का विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। समझ गए आप? तो बताइए इनपुट प्राइसेस का और सप्लाई की बीच की रिलेशनशिप डायरेक्ट है, इनवर्स है? इनवर्स रिलेशनशिप है। लिखेंगे the supply of a good is negatively related to the price of inputs used to make that good. For example, sugar and ice cream. अरे भाई छोड़ो इसको, मिल्क, sugar and ice cream. If sugar prices fall, the supply of ice cream will increase. Because now it becomes more profitable for the business. And vice versa. समझ आया? रिपीट करूं, पीछे से रिपीट करूं, आपको समझ आया? ये स्पेक्टिकल्स लड़की जो है, अच्छा जरा बताओ, अब मैं ये लिखाऊंगा नहीं, आप खुद बताओ। इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सप्लाई का क्या होगा और क्यों होगा? सप्लाई बढ़ेगी। उज़मा बताएगी क्यों बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी से सप्लाई क्यों बढ़ती है?
टेक्नोलॉजी ज़रूरत है, वेरी गुड। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी उतना सस्ते में चीज़ें बनेंगी, उतना प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा, उतनी ज़्यादा सप्लाई बनाएंगे। टेक्नोलॉजी बढ़ने से फर्म के कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है। जब कॉस्ट कम हुआ प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा तो सप्लाई बढ़ी। समझा? इनिशियल कॉस्ट तो होता है, बट व्हेन यू हैव द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जैसे आपका बड़ा बिजनेस है, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इकोनॉमी में बढ़ती है उतनी ज़्यादा सप्लाई बढ़ती है। ठीक है, ओके। नंबर 2, सेकेंड इंपॉर्टेंट इज नंबर ऑफ सेलर्स। नंबर ऑफ सेलर्स, बताइए, सेलर बढ़ रहे हैं तो सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा? बिल्कुल। तो नंबर ऑफ सेलर्स अगर बढ़ रहे हैं तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, नंबर ऑफ सेलर्स गिर रहे हैं तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। वही चीज जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। नंबर 3, एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस। नाउ सी, मैं एक सेलर हूं, मैं क्या सेल करता हूं? अनियंस। मैं प्याज बेचता हूं। मेरे पास, क्योंकि आपको पता है जो खाना वाना खुद पकाते हैं उनको पता है, प्याज एक ऐसी कमोडिटी है जो काफ़ी देर तक रहती है ना, कंपेयर टू टोमेटोज। टोमेटोज जल्दी ख़राब होते हैं, प्याज को अच्छा खासा टाइम निकलता है, हालांकि वो सूख जाते हैं पर फिर भी निकलता है टाइम। तो मैं अनियंस प्रोड्यूस कर रहा हूँ, अनियन सेलर हूँ मैं, और मेरे पास ये पूरा गोडाउन है अनियन से भरा पड़ा। अब मैं ये सप्लाई करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे क्या पता चल रहा है कि मार्केट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अभी हुआ नहीं है पर मैं क्या कर रहा हूँ? एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि इस बार मानसून अच्छा नहीं आएगा, बारिशें नहीं होंगी। जब बारिशें नहीं होंगी, मेरे पास ऑलरेडी ऑनियंस है, जब बारिश नहीं होगी यानी रेनफॉल नहीं होगा, तो बताइए एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन घट रही है तो अनियन प्रोडक्शन भी घटनी चाहिए। जब अनियन कम हो जाएंगे इसका प्राइस बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हो गया, मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा मैं क्या कर रहा हूं? एक्सपेक्ट। मुझे एक्सपेक्टेशन है कि अनियंस का प्राइस बढ़ रहा है। तो जब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि फ्यूचर प्राइसेस बढ़ेंगे, आज मैं अनियंस 20 रुपए पर किलो बेचता हूं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि फ्यूचर प्राइसेस में मैं इसको 60 रुपए पर किलो बेच सकता हूं। क्या मैं इसको अभी बेचूंगा? मैं वेट करूंगा, मैं होर्डिंग करूंगा। क्या करूंगा? तो मैं इसको अभी नहीं बेचूंगा। जैसे ही मैं फ्यूचर प्राइसेस की एक्सपेक्टेशन करता हूं कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, तो मैं उसकी सप्लाई क्या करता हूं? कम कर लेता हूं। सप्लाई का विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशन। ऐसे ही अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आज मुझे 20 रुपए मिल रहा है, फ्यूचर में मुझे 10 रुपए भी नहीं मिलेगा, तो फ्यूचर प्राइसेस की अगर एक्सपेक्टेशन क्या है कि फ्यूचर प्राइसेस गिरेंगे, तो मैं कहूंगा कि बेहतर है 20 रुपए पे ही बेच लो, सप्लाई बढ़ाओ, और सप्लाई का विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। समझा? एक्सपेक्टेशन से सप्लाई बढ़ती भी है और घटती भी है। एक्सपेक्टेशन से यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू चेंज द एक्सपेक्टेशन। इसीलिए गवर्नमेंट हेविली इस्तेमाल करती है मीडिया को, मास मीडिया को। क्यों? ताकि वो एक्सपेक्टेशन को ऑल्टर कर सके। कभी एक्सपेक्टेशन फैल जाती है इकोनॉमी में तो उसके बाद उसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हर बार आप देखेंगे, जैसे रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत बहरान आया कोविड की वजह से, वहाँ पर बहुत खतरनाक महंगाई हुई। ऐसी महंगाई हुई कि वहाँ एक्सपेक्टेशन अब शुरू हो गई। एक्सपेक्टेशन ये है कि आगे और महंगाई होगी, आगे और महंगाई होगी। अब देखो इससे क्या होता है। यूनाइटेड स्टेट्स में रिसेंटली हुआ कि 30 साल का जो उनका रिकॉर्ड इन्फ्लेशन था वो ब्रेक हो गया। यानी पिछले 30 साल में इतनी इन्फ्लेशन, इतनी महंगाई यूनाइटेड स्टेट्स में थी ही नहीं। ऑलमोस्ट 7% की इन्फ्लेशन वॉज अनइमेजिनेबल फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया में 6-7% तो हमारा रोज़ रोज़ निकल जाता है, उनका 7% उनके लिए तूफान है। तो वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर उनको अब एक्सपेक्टेशन शुरू हो गई कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फ्यूचर में और बढ़ेगा, फ्यूचर में और बढ़ेगा। मैंने आपको अभी कहा कि जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि फ्यूचर प्राइसेस बढ़ेंगे तो आप डिमांड
डिमांड मैं सप्लाई पूछ रहा हूं। जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि प्राइसेस बढ़ेंगे फ्यूचर में, तो अभी आप डिमांड बढ़ा लेते हो, तो आप कहते हो कि बेहतर है अभी खरीद लो क्योंकि कल को और महंगा हो जाएगा। तो हुआ क्या, यूनाइटेड स्टेट्स में जब ज़बरदस्त इन्फ्लेशन हुई तो लोगों में एक्सपेक्टेशन फैल गई कि और महंगाई होगी और महंगाई होगी, लोगों ने खरीदना शुरू किया। जब आप ज़्यादा खरीदेंगे तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे, और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। इतने प्राइसेस बढ़े कि फेडरल रिजर्व जो उनका सेंट्रल बैंक है उसका चेयरमैन बाहर आया और उसने इंटरव्यू दिया और उसने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन को घबराना नहीं है कि ये जो इन्फ्लेशन है ये ट्रांजिटरी इन्फ्लेशन है, ये कुछ टाइम की इन्फ्लेशन है, ये रहने वाली नहीं है। लेकिन उसके ये बोलने के बावजूद लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं बढ़ी। 2 हफ्ते के बाद चेयरमैन फिर से आया, उसने कहा अब ये ठीक नहीं होगा, इट इज़ नो मोर अ ट्रांजिटरी इन्फ्लेशन, अब ये लंबा चलेगा। ये है एक्सपेक्टेशन का ताकत। इसीलिए चेयरमैन है, आरबीआई का गवर्नर है, वो एक्सपेक्टेशन को ऑल्टर करना चाहते हैं ताकि ऐसा बहरान ना फैले इकॉनमी। सो एक्सपेक्टेशन डिमांड के साइड से भी इंपॉर्टेंट है और सप्लाई के साइड से भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर प्राइसेस गिरेंगे तो आप सप्लाई बढ़ा देते हो। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि फ्यूचर में और प्राइस बढ़ेगा तो आप अभी सप्लाई गिरा देते हो, फ्यूचर में सप्लाई बढ़ा लोगे। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन। लिखेंगे, if a firm expects prices of a product to rise in the future, if a firm expects prices of a product to rise in the future, it may put some of its current production to storage and supply less to the market. This is a variable that can shift the supply curve. समझ आ रहा है? Exceptions to the law of supply. Exceptions to the law of supply. Law of supply क्या है? If you increase the prices तो supply बढ़नी चाहिए. This is the law of supply. तो इसका exception क्या होगा? If you increase the prices but supply is not increasing, that is the law, exception to the law of supply. आप प्राइस बढ़ा रहे हो लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ रही है, आप प्राइस घटा रहे हो लेकिन सप्लाई नहीं घट रही है। ठीक है, लेट्स सी हाउ इट गोज। नंबर 1 रीजन फॉर दैट इज मोनोपोली। मोनोपोली इज द वन रीजन वेयर लॉ ऑफ सप्लाई फेल्स। मोनोपोली, मोनो यानी सिंगल, सेलर, सिंगल सेलर, सिंगल सेलर। नाउ सी, लैपटॉप आपके पास होगा, अगर आपके पास मैक का लैपटॉप नहीं है, विंडोज़ का लैपटॉप है, आपको पता होगा कि लैपटॉप में इंटेल की चिप होती है ना, इंटेल i5, i7। ये इंटेल जो है, इट इज़ अ मोनोपोली इन चिप मैन्युफैक्चरिंग। दुनिया में राइजन से पहले, और अब तो एप्पल भी घुस गया उसमें, सबसे पहले इंटेल ही था जो सिंगल हैंडेडली पूरी दुनिया को चिप सप्लाई करता था, इवन एप्पल को भी। अब एप्पल ने पिछले साल से, शायद 2 साल पहले से, उन्होंने चिप मैन्युफैक्चरिंग खुद की शुरू की, बायोनिक चिप जो उनकी अपनी है, लेकिन उससे पहले सिर्फ इंटेल ही प्रोड्यूस करता था। इंटेल वॉज अ मोनोपोली इन चिप मैन्युफैक्चरिंग। उन चिप मैन्युफैक्चरिंग इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है कि दुनिया की कोई भी कंपनी वो नहीं कर पाती थी। अब देखिए, इमेजिन करो आप, तो इंटेल का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है उनकी, जहाँ पर वो चिप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और इंडिया उनके पास गया चाइना को लेकर और कहा कि हमें 10 करोड़ चिप्स चाहिए। क्या चाहिए? 10 करोड़ चिप चाहिए। तो इंटेल क्या कर सकता है? वो एक मोनोपोली है, एक सिंगल सेलर है। उसको ऑर्डर आ गया 10 करोड़ चिप्स का। उसके पास ऑलरेडी कुछ ऑर्डर्स है यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट के, या यूनाइटेड स्टेट्स के मार्केट के, यूरोपियन मार्केट के ऑलरेडी कुछ ऑर्डर्स है। तो वो उनको पूरा नहीं कर पाता। वो कैसे इंडिया जैसे मार्केट और चाइना जैसे मार्केट को पूरा कर सकता है? बिकॉज इट्स अ मोनोपोली, इट्स अ सिंगल सेलर।
अगर आप उसको बढ़कर भी प्राइस दोगे वो अपनी सप्लाई नहीं बढ़ा सकता है, बिकॉज उसके पास लिमिटेड कैपेसिटी है। तो अगर इंडिया और चाइना ने मिलकर उनको कहा कि हम डबल आपको पैसा देंगे लेकिन हमें इतनी चिप्स चाहिए, वो नहीं बढ़ा सकता शॉर्ट टर्म में अपनी प्रोडक्शन। हाँ, वो लॉन्ग टर्म में अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, वो 50 और फैक्ट्रीज खोलेगा। लेकिन अगर आप अभी उससे बोलोगे कि मुझे बढ़कर सप्लाई दो, मैं तुम्हें डबल प्राइस दूंगा, आप उसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हो, क्योंकि वो मोनोपोली है, क्योंकि वो सिंगल सेलर है। अब इमेजिन करो आपकी क्विंटेसेंस एक मोनोपोली होती यूपीएससी कोचिंग के लिए, कश्मीर में कोई और नहीं होता, सिर्फ क्विंटेसेंस होता, और हमें एकदम से 5000 बच्चे आ जाते और वो हमें कहते सर हमको डबल फीस देंगे, हमें पढ़ाओ। हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उनको पढ़ा सके, मैक्सिमम 3 या 4 बैचेस कर सकते हो यहाँ, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो 2000 बच्चों को उतना ज़्यादा मार्केट हमारे पास अभी कैपेसिटी नहीं है, फ्यूचर में हो सकती है। तो शॉर्ट टर्म में यू विल नॉट बी एबल टू इंक्रीज द सप्लाई इवन इफ प्राइसेस राइज। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप उसको बोलोगे कि हम आपको डबल प्राइस देंगे, वो आप सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हो, बिकॉज इट्स अ मोनोपोली। मोनोपोलीज में आपके पास लिमिटेड कैपेसिटी होती है, समझ गए? मोनोपोली इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। नंबर 2, लिखेंगे मोनोपोली और फ्यू सेलर्स वुड नॉट बी एबल टू इंक्रीज द सप्लाई। मोनोपोली और फ्यू सेलर्स, monopoly or few sellers would not be able to increase the supply, would not be able to increase the supply even if prices are high, even if prices are high, even if prices are high। क्लियर है? जैसे रिसेंटली टेस्ला के साथ हुआ, मॉडल एस में। टेस्ला ने जब मॉडल एस अनाउंस किया, एलॉन मस्क ने कहा कि हम 5000 गाड़ियां दिन में बनाएंगे, 5000 गाड़ियां दिन में बनाएंगे। इस पर एलॉन मस्क पे केस भी हुआ, वो जेल में जाने वाला था इस बात को लेकर। और उनके पास नहीं थी उतनी कैपेसिटी कि वो उनको इतने ऑर्डर्स आए कि उनके पास सप्लाई करने के लिए कैपेसिटी नहीं थी। वो इवन उनको और भी पैसा देने के लिए तैयार थे, बट दे डिडंट हैव द कैपेसिटी। अब जाके टेस्ला अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है। उन्होंने बर्लिन में अपनी गीगा फैक्ट्री खोली और अलग अलग जगह पर अपनी फैक्ट्रियाँ खोली। अब वो अपनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं। नाउ दे आर डूइंग 5000 यूनिट्स पर डे। इतनी गाड़ियाँ बनाते हैं वो। ऑर्डर नहीं लिया था, बट देयर वर रजिस्ट्रेशन होते हैं ना, प्री रजिस्ट्रेशन होता है कोई। जैसे आपको, जैसे अमेजोन में कोई नया फ़ोन लॉन्च हो रहा है तो आप पहले करते हैं ना रजिस्टर कि हाँ आई जस्ट, फिर सेल के टाइम यू जस्ट परचेज इट। तो दैट इज़ हाउ। अच्छा, बिकॉज इलॉन मस्क को बोला जाता है ना, ही मैनिपुलेट्स द मार्केट। तो देयर वाज दिस न्यूज़ कि वो मैनिपुलेट कर रहा है टेस्ला के स्टॉक्स को। अच्छा, कहाँ पहुँचे हम? मोनोपोली। सेकेंड, पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड क्या है? एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। देखो, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलेगा? लॉ ऑफ सप्लाई बोल रहा है कि प्राइस अगर कम है तो सप्लाई भी क्या होनी चाहिए? कम। सपोज मैं टोमेटोज बेचता हूं। क्या बेचता हूं? टोमेटोज। तो टोमेटोज का प्राइस दिन ब दिन गिर रहा है, क्या मैं उसकी सप्लाई कम कर सकता हूं? नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज ये खराब हो जाएंगे। ये पेरिशेबल गुड्स है। अगर ये सस्ते हुए तो जनरली लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? अगर कोई चीज़ सस्ती हो रही है तो आप उसकी सप्लाई कम करोगे, लेकिन टोमेटोज में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर वो सस्ते भी हो रहे हैं आप फिर भी उसको बेचोगे। वाई? बिकॉज अगर आपने इसको नहीं बेचा तो वो क्या हो जाएंगे? पेरिश, खराब हो जाएंगे। सो पेरिशेबल गुड्स डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ सप्लाई। तो अगर इवन इफ द प्राइसेस आर लो यू विल स्टिल सप्लाई इट, आप फिर भी उसको सप्लाई करोगे। पेरिशेबल गुड्स। लिखेंगे द सप्लायर वुड ऑफर टू सेल, द सप्लायर वुड ऑफर टू सेल, द सप्लायर वुड ऑफर टू सेल, would offer to sell more quantities at lower prices, more quantities at lower prices to avoid losses, to avoid
losses due to damage to the product. Due to damage to the product. Last, change in business. Change in business. Let me give you an idea. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक दुकान है और दुकान में मैंने दुकान खोला, गारमेंट्स का दुकान है या जूतों का दुकान है। मैंने करानगर में उधर दुकान खोला, लेकिन मुझे पता चला कि करानगर में सिर्फ या तो गाड़ियाँ बेचनी है आपको, या तो कोचिंग सेंटर खोलना है, ये दुकान चलने वाली यहाँ पर करानगर में नहीं चले गए। तो मैंने 1 साल काम किया, लेकिन काम नहीं हुआ। फाइनली मैंने सोचा कि बेहतर है बिज़नेस बदला जाए। तो मेरे पास कुछ स्टॉक पड़ा है, तो उस पर जब स्टॉक पड़ता है, अब आपको निकलना ही है, आपको बेचना है, और नुकसान तो ऑलरेडी हो चुका है। तो आप क्या लिखते हो बाहर? सेल, है ना, क्लियरिंग द स्टॉक्स। वाई? बिकॉज यू जस्ट वांट टू चेंज द बिजनेस। तो क्लियरिंग द स्टॉक्स में आपको प्राइसेस घट जाते हैं उसमें, बिकॉज आप जो बेच रहे हो लोगों को नहीं चाहिए वो, तो वो ज़्यादा प्राइसेस आपको नहीं देंगे, वो आपको कम प्राइस देंगे। आप फिर भी सप्लाई करोगे। वाई? बिकॉज आपको स्टॉक क्या करना है? क्लियर करना है, आपको ख़त्म करना है बिजनेस। सेम इज़ द केस विद आउट ऑफ फैशन गुड्स। कोई आउट ऑफ फैशन गुड है, कोई बेल बॉटम, कोई यहाँ पर बेल बॉटम की उसने दुकान लगाई है, अब उसको कोई ख़रीदने वाला नहीं है, तो वो उसको 500-1000 रुपये नहीं देंगे बेल बॉटम के लिए, उसको 200 रुपये दे रहे हैं, उसको कम प्राइस दे रहे हैं। लॉ ऑफ सप्लाई बोल रहा है अगर कम प्राइस है तो सप्लाई कम हो जाएगी, लेकिन क्योंकि वो बेल बॉटम है, वो आउट ऑफ फैशन गुड है, उसको क्लियर करना अपना स्टॉक। तो अगर उसको 200 रुपये भी मिल रहे हैं वो भी गनीमत है, तो वो 200 रुपये पे भी सप्लाई कर लेगा। तो आउट ऑफ फैशन गुड हो या बिजनेस चेंज करना हो, इसमें लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाता है, लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं होता। इवन इफ प्राइसेस आर लेस यू विल स्टिल सप्लाई इट बिकॉज यू वांट टू क्लियर द स्टॉक्स। ठीक है, चेंज इन बिजनेस में लिख सकते हैं ऑल्सो ट्रू विद आउट ऑफ फैशन गुड्स, ऑल्सो ट्रू विद आउट ऑफ फैशन गुड्स। यस, also true with out of fashion goods for clearing the stocks, for clearing the stocks. For clearing the stocks. This is your supply. इससे बाहर कुछ भी नहीं पड़ना है आपको। अब हमने डिमांड पढ़ा, सप्लाई पढ़ा, अब दोनों को हम मिलाएंगे। सब हेडिंग कंबाइनिंग सप्लाई एंड डिमांड। कंबाइनिंग सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है? ये मार्केट फोर्सेस ही है ना, मार्केट फोर्सेस को अब कंबाइन करेंगे। अब आप कंबाइन करेंगे, चलो सर आप बताएंगे। यहां से मैं अब क्वांटिटी रख रहा हूं, अब कंबाइन करना है ना सप्लाई को भी और डिमांड को भी, तो क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड, अब दोनों में अब क्वांटिटी ही लिखो आप, और यहां से क्या डालेंगे? प्राइस। बताओ भाई, डिमांड कर्व कैसा होता है? जिसको मैं पूछ रहा हूं वही बोलेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। सप्लाई कर्व आपको पूछ रहा हूं, अपवर्ड क्या? अपवर्ड सप्लाई कर्व। शाबाश। तो ये आपकी होगी सप्लाई कर्व, ये आपका हो गया डिमांड कर्व। आपने कंबाइन किया दोनों को। सपोज क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, ये जो क्लासेस सर्विसेज है, कोचिंग है, कोई भी क्वांटिटी लो आप, और ये क्वांटिटी है, यहाँ से प्राइस है। अब ये उस क्वांटिटी की डिमांड कर्व है, ये उस क्वांटिटी का सप्लाई कर्व। अब दोनों जहाँ पर मिलेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको हम बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। इसको हम कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम, वेयर सप्लाई एंड डिमांड मीट्स। दिस इज योर मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में चला जाता है। अगर आपको समझना है इक्विलिब्रियम क्या है, और एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। ये गोल्फ कोर्स देखा ही होगा ना आपने, ये बीच में उसमें जगह होती है जहाँ पे बॉल जाती है। अब बॉल यहाँ पर है, वो रोल कर रही है,
बॉल रोल करिए, रोल करिए, रोल करिए, रोल करिए, बॉल गिर गई इसमें, क्या इसके बाद वो निकलेगी यहाँ से? नहीं, यहाँ पर वो स्टेबिलिटी आ जाती है, उसको इक्विलिब्रियम आ जाता है, उसको वो स्टेबल हो जाती है यहाँ पे। उसके बाद ना ही वो यहाँ जाएगी ना यहाँ जाएगी, वो इसी पॉइंट पे रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही जब आप इस पॉइंट पे गिर जाते हो, फिर आप वहीं पे रहना चाहते हो, आप उसके बाद चेंज नहीं होना चाहते। वाई? बिकॉज ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर डिमांड बराबर है किसके? सप्लाई के। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। वी कॉल इट द पॉइंट ऑफ ब्लिस। यानी ये ऐसा पॉइंट है कि जो सप्लायर सप्लाई कर रहा है, कंज्यूमर सारा डिमांड कर रहे हैं। दिस इज द पॉइंट जो मार्केट अचीव करना चाहता है कि मैं जो भी सप्लाई करूं वो सारा डिमांड हो रहा है। कोई आउट ऑफ बिजनेस बंदा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है मार्केट में जो बेच नहीं पा रहा। आप जो भी बेचना चाहते हो वो सब बिक रहा है। ऑल द प्रोडक्ट्स दैट यू आर विलिंग एंड एबल टू सेल, ऑल दोज प्रोडक्ट्स द बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज। तो आप जो भी बेचना चाह रहे हो, कंज्यूमर सारा खरीद रहा है। कंज्यूमर जो खरीदना चाह रहा है, सप्लायर वो सारा बेच रहा है। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट पे कंज्यूमर भी खुश है बिकॉज वो सारी चीज खरीद पा रहा है, और सप्लायर भी खुश है बिकॉज वो सारी चीज बेच पा रहा है। दिस इज द पॉइंट एट विच एवरीबडी इज हैप्पी इन द इकोनॉमी। ठीक है, दिस इज द पॉइंट एट विच एवरीबडी इज हैप्पी। अब देखो इस पॉइंट पे कितनी सप्लाई होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, मार्केट में आपको कितनी सप्लाई करनी है ताकि वो सब की सब डिमांड हो सके, सब की सब बेची जा सके। आपको वो मार्केट इक्विलिब्रियम से ही मिलता है। जब आप इसको मिलाएंगे तो इस पॉइंट पे आपको लगाना है एक ऐसे एरो, ये है वो सप्लाई जो सब की सब डिमांड हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक। अगर आप मार्केट में इतनी सप्लाई करेंगे, सब की सब डिमांड हो जाएगी, सब की सब बेची जाएगी। इतनी सप्लाई करो आप, वो सारा बेचा जाएगा। लेकिन जब भी हम सप्लाई करते हैं, आपको बेचना है तो किसी प्राइस पे बेचना है ना, तो किस प्राइस पे बेचना है, हमें अपने गुड्स को किस प्राइस पे बेचना है ताकि सारी की सारी बेची जाए, तो आपको मार्केट इक्विलिब्रियम बोलता है इस प्राइस पे बेचना है। ये होगी आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस, ये होगी आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो आप इतनी क्वांटिटी सप्लाई करो इस प्राइस पे, सब बेच पाओगे आप। दिस इज योर मार्केट क्लियरिंग प्राइस। ओके, पहले बनाओ, ये मैं रिपीट करूंगा। देखो कोई भी क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं लैपटॉप्स। ये लैपटॉप की क्वांटिटी है, ये लैपटॉप का प्राइस। अब लैपटॉप का डिमांड कर्व कैसा होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। लैपटॉप का सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। ये सप्लाई है, ये डिमांड है। जिस पॉइंट पे ये मीट करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम। यहां पर इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम क्यों है? बिकॉज डिमांड यहां पर बराबर है किसके? तो जितनी आपकी डिमांड यहां पर है उतनी ही आपकी सप्लाई यहां पर है, दोनों बराबर है इस पॉइंट पे। अब यहां पर डिमांड बराबर है सप्लाई के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप जितना बेचना चाह रहे हो वो सब का सब बिक रहा है, लेकिन कितना बेच रहे हो। अब फॉर एग्जांपल अगर मार्केट को डिमांड हो रही है 100 यूनिट्स की, मैं सप्लाई भी 100 कर रहा हूं, तो सप्लाई अगर 100 है और डिमांड भी 100 है तो मार्केट इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर डिमांड 100 है और मैं सप्लाई 1000 कर रहा हूं, ये मार्केट इक्विलिब्रियम नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा कि कितनी सप्लाई पे आप इक्विलिब्रियम कर सकते हो, कितनी सप्लाई पे डिमांड बराबर हो जाएगी उसके, तो वो आपको मार्केट इक्विलिब्रियम से यहां पर मिलेगा। जब आप मार्केट इक्विलिब्रियम से ये डाउन डालोगे, यहां पर क्वांटिटी है ना, तो आपको बोलता है कि आप इतनी सप्लाई करो। सपोज 1 2 3 4 और 5, आप इतना जब सप्लाई करोगे, ये सप्लाई बराबर हो जाएगी किसके? डिमांड की। आप 5 यूनिट्स बेचो और वो सब के सब खरीदे जाएंगे। लेकिन 5 यूनिट्स बेच रहे हैं किस प्राइस पे? तो ये बोलता है आपको इस प्राइस पे बेचना है। अगर इस प्राइस पे बेचोगे ये 5 यूनिट्स को, तो आप सबका सब बेच पाओगे। तो खरीदने वाले इन 5 लैपटॉप्स को इस प्राइस पे खरीद लेंगे और बेचने वाले इन 5 लैपटॉप्स को इस प्राइस पे बेच पाएंगे। तो ये है आपका मार्केट इक्विलिब्रियम, जहां पे सप्लाई डिमांड क्या हो जाती है? बराबर, और आपको मिलता है इक्विलिब्रियम प्राइस। दिस इज द, क्या मैं कह सकता हूं, इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर जो सप्लायर है, जो बेचने वाला है, वो अपना सारा स्टॉक बेच पा रहा
है ना, इसीलिए हम इक्विलिब्रियम प्राइस को कहते हैं मार्केट क्लियरिंग प्राइस, मार्केट क्लियरिंग प्राइस, इट इज अ मार्केट क्लियरिंग प्राइस। It is a market clearing price. क्लियर है? नाउ अब थोड़ा इसमें चीजें ट्रिकी हैं। क्या हम इंडिया में इक्विलिब्रियम में हैं? इनफैक्ट कोई इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं होती, इक्विलिब्रियम के नज़दीक होना चाहती है, तो हम एक ऐसा बना रहे हैं, ये डिमांड, ये सप्लाई, ये मार्केट इक्विलिब्रियम, ये ऐसे, ये ऐसे। तो अब हम पहला केस देखेंगे। इसमें कुछ केसेस पढ़ने हैं आपको, 2 केसेस हैं। जब आप कंबाइन करते हो सप्लाई डिमांड को, लेट्स हैव 2 केसेस। फर्स्ट केस क्या है? अगर आपका प्राइस इज हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, इफ योर प्राइस इज हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज द फर्स्ट केस। This is the first case. Now see, यहां से क्वांटिटी, यहां से प्राइस, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम प्राइस। अच्छे से समझना प्लीज, डोंट मेक मी रिपीट, एक ही बार में अच्छे से समझ लो। अब देखो पहला केस क्या है कि आप जो चीज़ बेच रहे हो, बस बेचने वाला है कोई, उसको बोला जा रहा है मार्केट का क्लियरिंग प्राइस है 60 रुपये, बोलेगा मैं नहीं बेचूंगा 60 रुपये में, मैं 100 रुपये पे बेचूंगा। उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है 100 रुपये में बेचो। तो उसने कहा कि मेरा प्राइस हायर होगा इक्विलिब्रियम प्राइस से, मैं नहीं बेचूंगा इक्विलिब्रियम पे, मैं इस प्राइस पे बेचूंगा, इट्स अ हायर प्राइस, है ना, प्राइस 1। तो उसने कहा मैं इक्विलिब्रियम प्राइस पे अपनी चीज़ें नहीं बेचना चाहता, मैं उसका दाम बढ़ाना चाहता हूँ। तो ऐसी बात है, ऐसे समझो आप। यहाँ पर हमारे कुछ कोचिंग सेंटर्स है इस कंपटीशन में, हमने देखा कि सपोज यूपीएससी का फ़ी कितना है, जितना आपने यहाँ पर भरा, हमें पता चला कि वो दे रहा है 50,000 में, वो भी दे रहा है 50,000 में, ये भी दे रहा है 50,000 में, ये है मार्केट का प्राइस। हमने कहा हम नहीं बेचेंगे इसमें, हम रखेंगे 2 लाख रुपए। तो हमने इक्विलिब्रियम प्राइस पे अपना कोर्स नहीं बेचा, हमने कहा हम हायर प्राइस पे बेचेंगे। तो ठीक है, हम हायर प्राइस पे आ गए। हायर प्राइस पे अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। अब आप हायर प्राइस पे है तो हम एक लकीर डाल देते हैं हायर प्राइस की। ये क्या प्राइस वाली है ना लकीर, हायर प्राइस पे। अब ये आपकी है, ये डिमांड, ये डिमांड है ना, ये डिमांड है, और ये क्या है, सप्लाई, ये सप्लाई। हायर प्राइस पे अब क्या हो रहा है, हायर प्राइस पे हो रहा है कि डिमांड आपकी अब इतनी है, डिमांड कब है ना, डिमांड अब आपकी इतनी है, इतनी आपकी डिमांड है, ये हो गया आपकी डिमांड, और सप्लाई आपकी ज्यादा है, सप्लाई आपकी ज्यादा है। जब आप अपना प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से बढ़ाते हैं तो आपको क्या, इस सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, जब आप प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड कम होगी। तो देखिए आपने प्राइस बढ़ाया, डिमांड इधर पे थी ना, इस पे डिमांड इतनी थी ना, डिमांड इतनी थी, लेकिन डिमांड धीरे धीरे कम हो गई। तो प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हो गई, प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हो गई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, जब आप प्राइस बढ़ाते हैं तो सप्लाई बढ़ जाती है। तो आप पहले इतना सप्लाई करते थे, अब आप इतना सप्लाई कर रहे हो, आपकी इतनी सप्लाई थी, अब आपने सप्लाई बढ़ा ली। तो ये है इफेक्ट जब आपने कहा कि हम हायर प्राइस पे बेचेंगे। जब आपने हायर प्राइस पे बेचा, आपकी डिमांड सिर्फ इतनी सी रह गई और आपकी सप्लाई इतनी बढ़ गई। तो डिमांड सिर्फ इतनी है, सप्लाई ज़्यादा है। इसकी वजह से हमें एक चीज़ मिलता है इकोनॉमी में, दैट इज़ एक्सेस सप्लाई, दैट इज़ एक्सेस सप्लाई। आपने प्राइस बढ़ाया, डिमांड आपकी कम हो गई और सप्लाई आपकी बढ़ गई। ये जो ज़्यादा सप्लाई है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई का क्या मतलब है, एक्सेस सप्लाई हो गया ये वो चीज़ें हैं जो आपने प्रोड्यूस तो की है लेकिन आप बेच नहीं पा रहे उसको। तो मार्केट में एक्सेस सप्लाई डेवलप हो जाती है जब आप इक्विलिब्रियम प्राइस से हायर प्राइस पे बेचना चाहते हो। अब एक्सेस सप्लाई पे क्या हो रहा है, एक्सेस सप्लाई पे ये है कि प्रोड्यूसर्स के पास कुछ ऐसी सप्लाई है जो वो बेच नहीं पा रहे,
क्योंकि डिमांड काफ़ी कम है। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा ऐसी सिचुएशन में, जब उसके पास एक्सेस सप्लाई है कि वो बेच नहीं पा रहा? ऐसी सिचुएशन में एक रैशनल माइंड क्या करना चाहिए? प्राइस कम करना चाहिए, प्राइस कम करना चाहिए। अब जैसे ही वो प्राइस गिराने लगेगा, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? डिमांड बढ़ेगी। जैसे ही वो प्राइस गिराने लगेगा, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? सप्लाई गिरेगी। तो जैसे ही प्राइस गिर रहा है, डिमांड बढ़ने लगती है। जैसे ही प्राइस गिर रहा है, सप्लाई कम होने लगती है और वो वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाता है। इसको हम कहते हैं द सेल्फ करेक्शन। मार्केट में इफ यू ट्राई टू सेल योर गुड्स एट अ हायर प्राइस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, मार्केट विल गेट यू बैक टू द इक्विलिब्रियम प्राइस। आप सस्टेन नहीं कर पाओगे वो प्राइस। जैसे हमने डिसाइड किया हम 2 लाख में कोर्स बेचेंगे और बाकी सब 50 में बेच रहे हैं, वी कैन नॉट सस्टेन दैट, बिकॉज हमें पता है जब हम 2 लाख में बेचेंगे, यहाँ डिमांड कम हो जाएगी, हमें वापस अपना प्राइस गिराना पड़ेगा। वी हैव टू कम बैक टू द इक्विलिब्रियम प्राइस। समझ गए आप? सो इफ समबडी इज ट्राइंग टू सेल इट्स गुड्स एट अ हायर प्राइस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, it will create excess supply. Therefore, to reduce the excess supply, he will start reducing the prices. जैसे prices reduce होंगे, demand बढ़ेगी, supply कम होगी, you will come back to the equilibrium. समझ आ? ये हो गया फर्स्ट केस। लिखो, बनाओ ये पहले। बंद करना है? बंद करे? तुम्हें क्यों ठंड लगती है इतनी? तुम्हें दोस्त मरवाएंगे, तुम्हें पता है? तुम्हें आगे देते हैं पान वन्ने ऐसे वो नहीं। जिसको ठंड लगती है ना वो इधर आओ। इधर पता है कितनी गर्मी है? बना बना बनाओ जल्दी। इशरत नोट्स दिखाओ। वीडियो से पढ़ा है? बनाया? रब करूं? समझ आया ना? जरा लिखो एक पॉइंट जल्दी जल्दी। सपोज द मार्क, एक सेकेंड। सपोज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जल्दी जल्दी। सपोज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। Suppose the price of the commodity is higher than the equilibrium price. It will create excess supply in the economy. It will create excess supply in the economy, where suppliers are unable to sell, तेज लिखो, where suppliers are unable to sell all they want at the going price. All they want at the going price. Going price यानी जो अभी प्राइस है। They respond to the surplus, they respond to the excess. They respond to the excess by cutting their prices.
by cutting their prices. Falling prices in turn increase the quantity demanded and decrease the quantity supplied. Prices continue to fall until the market reaches equilibrium. Until the market reaches equilibrium. Case 2. सपोज कोई अपना प्राइस रख रहा है लेस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस. अब दूसरा केस पढ़ेंगे, साथ साथ बनाओ. हो गया डिमांड कर्व, हो गया सप्लाई कर्व. इक्विलिब्रियम प्राइस. अब कोई अपना प्राइस कम रख रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस से, वो अपना प्राइस कम रख रहा है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जियो. जियो जब आया उन्होंने क्या किया, सर्विसेज क्या दे दी, फ्री दे दी. तो धीरे धीरे आपने को पता चला कि जियो सबसे ज़्यादा सस्ता दे रहा है, इसीलिए उन्होंने लगभग 70 से 80% इंडिया का मार्केट कवर कर लिया. सिर्फ एक ही कंपनी बची है एयरटेल, और जिनके पास एयरटेल का सिम है, दूसरा सिम इनका कौन सा है, जियो का. तो जियो ने पूरे मार्केट की गेम चेंज कर ली. जियो ने क्या किया, अपना प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम रखा. जब आप प्राइस कम रखते हैं तो क्या हो जाता है, इस पर हम एक लकीर डालेंगे ऐसे प्राइस वाली. कम प्राइस पे आपकी यहाँ पर सप्लाई है, सप्लाई आपकी इतनी है, ये आपकी सप्लाई, लेकिन डिमांड कितनी है, इतनी ज़्यादा. डिमांड आपकी ज़्यादा है. जब प्राइस कम है तो आपकी डिमांड इतनी है और सप्लाई इतनी सी सप्लाई, इतनी सी डिमांड, यानी आपको क्या मिलेगा, एक्सेस डिमांड. प्राइस कम पे आप एक्सेस डिमांड देखते हैं. इसीलिए आपने देखा जैसे ही जियो शुरू हुआ, सारे के सारे लोग जियो खरीदने लगे. वाई, उन्होंने प्राइस गिराया तो उसकी डिमांड बढ़ने लगी. इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ी, 1-2 साल के बाद जियो ने कहा कि भाई हमने 80% मार्केट तो कवर कर लिया पूरे हिंदुस्तान का, अब हमारी और भी फिर भी इतनी ज़्यादा डिमांड है जियो की, जियो फाइबर की और जियो सर्विसेज की. तो अब हमें पता है कि लोग खरीदने वाले हैं, लोगों को चाहिए हमारी सर्विस, लोगों की बहुत डिमांड है. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्राइस बढ़ाना शुरू किया. अब क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है. लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलेगा, प्राइस बढ़ने से डिमांड का क्या हो जाता है, कम हो जाती है, तो डिमांड गिरने लगी. लॉ ऑफ सप्लाई का क्या कहता है, प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ने लगी. until we got back to the equilibrium price. समझ आया? This is the opposite of what we studied earlier. तो अगर in case your prices are less than the equilibrium price, it will create excess supply. And how do producers react to this excess supply? By increasing the prices. As prices increase, quantity demanded comes down, quantity supplied increases until you get back to equilibrium price. समझ आ रहा है? आपको समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? बनाओ. रब करूं? लिखो एक लाइन. Suppose the price is below the equilibrium price. Suppose the price is below the equilibrium price. Price is below the equilibrium price. There is a shortage of goods.
there is a shortage of goods creating excess demand. With too many next point, with too many buyers creating excess demand. With too many buyers chasing too few goods, chasing too few goods, with too many buyers chasing too few goods, sellers respond by raising their prices. Sellers respond by raising their prices. As the prices rise, quantity demanded falls. As the prices rise, quantity demanded falls and quantity supplied rises, and the market once again moves towards the equilibrium, and the market once again moves towards the equilibrium. क्लियर है? समझ आओ? Subheading macroeconomics. Let's take a break of 10 minutes. We'll resume after 10 minutes.